विद्यार्थी, मैं क्रांति सर इंट्रोडक्शन कोर्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने गाउस के नियम को पढ़ा था। आज की कक्षा में हम गाउस के नियम का एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो पिछली कक्षा में हमने सीखा कि यदि हमारे पास आवेश है या आवेशों की निकाय है, सिस्टम ऑफ चार्ज है, अगर हम इस आवेश को किसी प्रकार के सरफेस से इनक्लोज करते हैं, किसी प्रकार का सरफेस होना चाहिए, स्फेरिकल भी हो सकता है या इसको कर्व सरफेस भी हो सकता है। यदि हम किसी भी सरफेस द्वारा इस चार्ज को इनक्लोज करते हैं, बंद करते हैं, तो इस सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सोर्स पर डिपेंड करेगा और साथ ही डिपेंड करेगा कि इस सोर्स के चारों तरफ का मीडियम किस प्रकार का है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा था कि जो हमने सरफेस लिया है इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए उसकी ज्योमेट्री क्या है। ओके, तो यहाँ गौर करते हैं कि अगर आपके पास कोई चार्ज क्यू है और अगर आपने इसको सरफेस से इनक्लोज किया है और इस सरफेस के अंदर चार्ज के चारों तरफ निर्वात है, वैक्यूम है, मीडियम जो है निर्वात है, तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फ्लक्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E dA E डॉट dA बराबर सरफेस इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए, पूरे बंद सरफेस के लिए बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो नियम था इसको हम लोगों ने कहा गाउस नियम। गाउस लॉ, विद्यार्थी, गाउस लॉ तभी सही है जब हमने सरफेस को इनक्लोज किया है, बंद किया है, अब इसको चारों तरफ से हमने ढक दिया है, इनक्लोज कर दिया है। सोचिए अगर क्या होगा कि सरफेस में छोटा सा होल है, अगर हम इस सरफेस में छोटा सा होल कर देते हैं तो गाउस का नियम अब यहाँ होल्ड नहीं होगा। अब इस सरफेस के लिए गाउस का नियम ये सही नहीं होगा, गाउस का ये नियम अप्लाई नहीं होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, गाउस के नियम तब अप्लाई करने के लिए आपको किसी चार्ज को गाउसियन सरफेस से इनक्लोज करना है और इस सरफेस को क्लोज्ड होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ये कहीं से खुला नहीं होना चाहिए। तो गाउस का नियम क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई होता है, ओपन सरफेस के लिए अप्लाई नहीं होता है। अगर किसी सरफेस में थोड़ा सा भी अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जहां सरफेस ओपन है, क्लोज नहीं है, तो वहां गाउस का नियम अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो हम शुरू कर रहे हैं गाउस लॉ। गाउस लॉ कहता है E डॉट dA सरफेस इंटीग्रेशन इक्वल टू इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, यदि आवेश या सिस्टम ऑफ चार्ज के चारों तरफ का इन्वायरमेंट निर्वात है तब। अब हम इसका एप्लीकेशन कर रहे हैं, कल हमने इसको पढ़ लिया था, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। चलिए विद्यार्थी, गॉस लॉ का एप्लीकेशन करके हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जो प्रॉब्लम पहले काफी कॉम्प्लिकेटेड होते थे। जैसे किसी चार्ज स्फीयर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्फिनाइट लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ईटीसी। ये प्रॉब्लम्स जो थे पहले काफी कॉम्प्लिकेटेड होते थे और उसमें काफी हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता था। अब हमारे पास एक ऐसा टूल है जिस टूल का इस्तेमाल हम सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करके उस सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गॉस का नियम हम प्राप्त कर लेंगे। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो इसका एप्लीकेशन है वो है कूलॉम लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस के नियम के द्वारा हमको कूलॉम के नियम को उत्पन्न करना है। तो कूलॉम का नियम कहता है कि अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है, हम पॉइंट चार्ज के लिए इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज के लिए कूलॉम के नियम को हम उत्पन्न कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है तो इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। अब हम इस नियम को हम लोग कूलॉम का नियम कहते हैं क्योंकि हमने इसको कूलॉम के नियम से प्राप्त किया था। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल और फिर हमने उसमें से एक आवेश को यूनिट चार्ज मान लिया था, तो हमको सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त हुआ था। विद्यार्थी, सोचिए कि सबसे पहले गॉस होते और गॉस सबसे पहले अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रूल को दिए होते, नियम को दिए होते और उसके बाद कूलॉम आते। तो क्या
गॉस इतना एबल थे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का व्यंजक प्राप्त कर सकते थे पॉइंट चार्ज के लिए। तो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। अगर हम गॉस के नियम से कूलाम के नियम को उत्पन्न कर देते हैं तो इसका मतलब है कि अगर कूलाम से पहले गॉस होते या कूलाम से पहले गॉस का नियम आता तब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई खास बदलाव नहीं होता। और यही सेम स्ट्रेटजी और सेम मैथमेटिक्स होती इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ओके, तो कूलाम लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। आइए थोड़ा सा देखते हैं। एक हम पॉइंट चार्ज ले रहे हैं और इस पॉइंट चार्ज को हम इनक्लोज कर रहे हैं एक स्फेरिकल सरफेस से, और इस स्फेरिकल सरफेस का जो रेडियस है उसको मैंने लिया है स्मॉल आर। ओके, ये स्फेरिकल जो सरफेस है जिसके द्वारा हम किसी चार्ज को इनक्लोज करते हैं उसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। ओके, अब इस गॉसियन सरफेस पर हम छोटा सा एरिया एलिमेंट चुनते हैं और इस एरिया एलिमेंट को मैंने डीए वेक्टर डिनोट किया है। और ये डीए जो वेक्टर है, आप जानते हैं कि किसी भी स्फीयर के सरफेस पर अगर आप कोई सरफेस के नॉर्मल यदि आप कोई वेक्टर खींचते हैं तो वो रेडियल आउटवर्ड होता है, मतलब वो आर वेक्टर की दिशा में ही होता है। तो यहाँ पर डीए का जो डायरेक्शन होगा वो होगा डीए मॉड आर कैप, आर की दिशा में रेडियल आउटवर्ड। विद्यार्थी, अगर ये पॉइंट चार्ज क्यू है तो ये स्पेस में स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। तो अगर आपने इस किसी पॉइंट चार्ज को स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से इंक्लोज किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते हैं वो रेडियल डायरेक्शन में होंगे, और रेडियल जो डायरेक्शन है वो आपने देखा है कि एरिया वेक्टर के दिशा में होता है या सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो डीए के डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, और इसका मान होगा q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस कितना है, r है, क्योंकि सरफेस हमने यहाँ चुना है और पॉइंट चार्ज यहाँ है और दोनों के बीच के डिस्टेंस r है, क्योंकि ये r ही इस स्फीयर का रेडियस है, r स्क्वायर इंटू r क्या है। अब गॉस का नियम हम अप्लाई करते हैं। फ्रॉम गॉस लॉ क्या हो जाएगा, गॉस लॉ कहता है कि ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर का सरफेस इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए, ये फ्लक्स होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स, जिसको हम फाई से डिनोट कर रहे थे, फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये सरफेस द्वारा केवल इनक्लोज चार्ज जो है वो एक सिंगल चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, क्यू है। विद्यार्थी, आप थोड़ा सा गौर कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो आर स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप किसी स्फीयर पर हैं और पूरे स्फीयर पर अगर आप इसके सरफेस इंटीग्रेशन कर रही हैं या कर रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस आर है सेंटर से, जो रेडियस है इस स्फीयर का, वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, केवल डायरेक्शन बदलेगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। हमने ई को निकाल दिया बाहर और इंटीग्रेशन हम सरफेस एरिया को अंदर ही रखने देते हैं डी ए, और इसका डी ए का जो डायरेक्शन है वो है रेडियल आउटवर्ड आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कितना है, आर। क्या तो आर डॉट आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये जो टर्म होगा वो कितना हो जाएगा, यूनिट टर्म हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यूनिट ही होता है, पैरेलल है। तो आर यूनिट वेक्टर आर मॉड, यूनिट वेक्टर आर मॉड कॉस थीटा मतलब कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। यहाँ देखिए दोनों पैरेलल हैं, इसलिए आर डॉट आर इक्वल टू 1 होगा, और ये बराबर होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। थोड़ा सा गौर करते हैं, हमको यही ई निकालना है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये यहाँ लिख दिया है ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर आर कैप की दिशा में। तो यही हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कूलाम के नियम से लिखा है, गॉस के नियम से नहीं लिखा है। तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमारा ई बराबर इंटीग्रेशन डीए का इंटीग्रेशन कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पैच लिया है और ये पैच जो है वो इस कोन का क्रॉस सेक्शन एरिया है। अगर आप पूरा इंटीग्रेशन इसको करेंगे तो इसका मतलब ये पूरा स्फीयर बनाएगा, और इसका मतलब है कि ये जो एरिया होगा
पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr² बटा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसलिए E बराबर Q बटा 4π एप्सिलॉन नॉट r² इंटू r², सॉरी, E बराबर Q बटा 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। यहाँ देख रहे हैं आप, यही ना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कूलॉम के नियम से। यहाँ पर हमने गॉस का नियम अप्लाई किया है। अब देखिए इस पूरे स्ट्रेटजी में हमने कहीं पर भी ये मान रखा है, ये वाला मान कहीं रखा है? नहीं रखा है। बस हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर गुजर रही है, इस गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर गुजर रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्फेरिकल सिमेट्रिक होती है। तो ये रहे या ना रहे, आप मतलब अगर आप कूलॉम के नियम को नहीं भी जानते हो तब भी आप कूलॉम के नियम को प्राप्त कर सकते हैं गॉस के नियम से। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन हुआ। ओके, कोई दिक्कत इसमें? विद्यार्थी आइए हम सेकंड एप्लीकेशन लेते हैं। ये तो बहुत इजी एप्लीकेशन था। सेकंड एप्लीकेशन हमारा है कि हमको एक हैलो, हमारे पास एक स्फीयर है, हैलो स्फीयर है, खोखला एक गोला है, और उसको हमने चार्ज किया है, और इस गोले के बाहर और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है। और ये काम हम करेंगे। ये काम अगर हम गॉस के नियम से नहीं करते तो हम क्या करते, एक छोटे छोटे एलिमेंट्स चुनते, और हर एक एलिमेंट्स के लिए, जैसे आपके पास अगर कोई स्फीयर है और अगर ये चार्ज है तो आप क्या करते, हर एक स्फीयर, इस स्फीयर पर उपस्थित छोटे छोटे एलिमेंट्स के लिए आप किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान प्राप्त करते, और इन मान को, इस सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को यदि आप सम करते वेक्टरली, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आपको क्या मिलता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि स्फीयर तो ऐसे ही 3 डायमेंशनल बॉडी है, तो वहाँ पर जो आप इंटीग्रेशन करेंगे वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन इतने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को गॉस के नियम द्वारा देखिए कितनी आसानी से हम यहाँ पर समझते हैं। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है सेकेंड, जो हमारा एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हैलो चार्ज स्फीयर। ओके विद्यार्थी, हमने एक हैलो चार्ज स्फीयर लिया है। आप जानते हैं कि हैलो चार्ज स्फीयर के अंदर का भाग खोखला होता है। यदि आप इसको कोई भी चार्ज देंगे, ये टोटल चार्ज इसके सरफेस पर क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर ये कंप्लीटली स्फीयर है, अगर ये स्फीयर कंप्लीटली नहीं है, मतलब अगर इस प्रकार से है, मान लेते हैं इस प्रकार से, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का नहीं होगा। लेकिन अगर ये स्फीयर है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। रेडियस कितना है, r है, और इसके बाहर में हम एक पॉइंट ले रहे हैं, आउटसाइड। कहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, आउटसाइड स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, और हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है P, और ये r डिस्टेंस पर है, कहाँ से, सेंटर से, स्फीयर के सेंटर से। स्फीयर पर हमने चार्ज कितना दिया है, Q दिया है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस खींचते हैं। हम किसी भी आकृति का गॉसियन सरफेस खींच लेते हैं, लेकिन हम स्फेरिकल ही खींचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है, और हम आसान है हमारे लिए, क्योंकि 4πr² हम उसका मान रख सकते हैं जब हम एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे। अगर मान लेते हैं हम इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स एक सरफेस चुन लेते हैं इस स्फीयर को इंक्लोज करने के लिए, तो यदि हम इस गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशन करते हैं, dA सर्किल इंटीग्रेशन, इस गॉसियन सरफेस का एरिया निकालते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, हमको इसको छोटे छोटे पैच में डिवाइड करना पड़ेगा, वो काफ़ी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम इसको एक स्फीयर की तरह ले लेते हैं, ताकि स्फीयर का जब हम सरफेस एरिया इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपल क्या लिखेंगे, 4πr²। ओके विद्यार्थी, थोड़ा सा गौर करते हैं। ये हमने एक सरफेस गॉसियन सरफेस ले लिया, ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस है। ओके, अब थोड़ा सा देखते हैं कि इस स्फीयर के अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, सारा जो चार्ज है वो उसके सरफेस पर है। तो इस स्फीयर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस प्रकार से होगी।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो शुरू होगी कहां से, ये शुरू होगी इसके सरफेस से, और किस प्रकार निकलेगी, परपेंडिकुलर निकलेगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ओके, इस प्रकार से आप यहां सवाल कर सकते हो कि सर आपको कैसे मालूम कि परपेंडिकुलर निकलेगी, है ये आपने कैसे कर दिया कि ये परपेंडिकुलर निकलेगी। हो सकता है अगर आपके पास ये स्फीयर है, हेलो स्फीयर है, चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्रकार निकले, 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 इस प्रकार भी तो निकल सकती है ना, ठीक है। ऐसा तो नहीं निकलेगी, क्योंकि आप कहेंगे कि ऐसा निकलेगी तो एक दूसरे को काट देगी, ठीक है, काट देगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर काट देगी तो उसके एक से अधिक डायरेक्शन होंगे, इस प्रकार तो निकल सकती है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ रहा है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, सरफेस के परपेंडिकुलर इस प्रकार से नहीं है, 90 एंगल नहीं बना रही है, तो कोई और एंगल बना रही है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा देखिएगा, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा ई परपेंडिकुलर और दूसरा होगा ई पैरेलल। अब देखिए, अगर आप इस सरफेस के लिए इसको अगर आप सरफेस पर चलते चलते सरफेस पर आप एक लाइन ले लेते हैं, रेखा, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सरफेस एक ग्लोब है और आपने उस पर एक रेखा खींच दिया, इस प्रकार से क्लोज कर्व बना दिया। तो अगर आप एक क्लोज कर्व पर चल रहे हैं और इस क्लोज कर्व पर चलते हुए अगर आप इस पैरेलल कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट का यदि इंटीग्रेशन लेते हैं, अगर आप इस कर्व पर चल रहे हैं और इस कर्व को हम डीएल मान लेते हैं, ये पूरा गोल गोल जो घूम रहा है कर्व, तो ई परपेंडिकुलर डॉट डीएल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि अब देखिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट 90 एंगल बना रहे किससे, डीएल डायरेक्शन से, ये डीएल डायरेक्शन है, क्योंकि इस पॉइंट पर डीएल इधर होगा, इस पॉइंट पर डीएल इधर होगा, इस पॉइंट पर कर्व के इस पर से खींची गई जो रेखा होती है वो आपको लाइन आपको क्या बताती है, ये जो इस डायरेक्शन बताती है, इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों तो 90 डिग्री पर है, डीएल इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पर है और अगर आप इसका लाइन इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और अगर आप किसी फील्ड फोर्स फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन करते हैं, अगर वो 0 आता है तो इसका मतलब है कि वो फोर्स फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव है। तो इसका मतलब है कि ई परपेंडिकुलर जो है वो कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब है कि पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, आप किसी भी पाथ से जाइए, ठीक है, आपको सेम वर्क डन करना पड़ेगा। और इसका मतलब है कि ऐसे फील्ड के लिए पोटेंशियल का अस्तित्व होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अस्तित्व ऐसे फील्ड के लिए होगा। लेकिन इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा जो कंपोनेंट है पैरेलल, ई पैरेलल डॉट डीएल, अगर आप यहाँ देखिए, अगर इसका आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो चूंकि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्रकार से है, किसी एंगल पर है, लंबवत नहीं है सरफेस के, तो ई पैरेलल का तो मान होगा ये 0 होगा नहीं, और डीएल 0 है नहीं, और ये दोनों जो हैं एक दूसरे के पैरेलल है, इनका जो लाइन इंटीग्रेशन होगा क्लोज कर्व के लिए वो 0 नहीं होगा। और इसका मतलब है कि ये कौन से फोर्स फील्ड हो जाएंगे, नॉन कंजर्वेटिव। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कंजर्वेटिव है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है। ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही फील्ड का दो प्रकार का व्यवहार नहीं हो सकता है, या तो वो कंजर्वेटिव होगा या फिर वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। लेकिन हम इससे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी को रखता है, वो पथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो जाहिर तौर पर है कि उस प्रॉपर्टी को बनाए रखने के लिए हमको, इस प्रॉपर्टी को बनाए रखने के लिए हमको ये मानना पड़ेगा कि किसी भी यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर या कोई भी अगर आपके पास चार्ज स्फीयर है तो उसके सरफेस पर जहाँ से फील्ड ओरिजिनेट हो रहे हैं वो फील्ड सरफेस के लंबवत होंगे, ताकि उसका लाइन इंटीग्रेशन इस सरफेस के अनुदिश यदि हम कोई कर्व लेते हैं और उसका लाइन इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमेशा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ताकि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका जो है वो कंजर्वेटिव है। तो ये तो गलत है, ये तो गलत है, और ये गलत है तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं होगा, और ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं होगा, पैरेलल कंपोनेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आगे आप देखिएगा, चूंकि ये इंट्रोडक्शन कोर्स है
और अगर आप कर्ल के बारे में कंसेप्ट पढ़े होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के लिए कर्ल ऑफ ई इक्वल टू 0 होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का घुमाव 0 होता है। लेकिन अगर वो पैरेलल कंपोनेंट लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड का घुमाव जो होता था वो 0 नहीं होता। चलिए ये तो थोड़ा एडवांस चीज़ हो गई, वेक्टर अलजेब्रा हो गई, इसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। डिफरेंशियल वेक्टर, सॉरी वेक्टर अलजेब्रा मैंने बोल दिया, डिफरेंशियल वेक्टर। ओके, तो चलिए अब काम आसान हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हमने ले लिया है और यहाँ एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेते हैं। आप जान रहे हैं कि एरिया एलिमेंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है। तो यहाँ अगर आप गॉस का नियम लगाते हैं तो लिखते हैं फ्लक्स ई डॉट डी ए वेक्टर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन बराबर इनक्लोज चार्ज। इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना इनक्लोज हुआ है? ये पूरा स्फीयर इनक्लोज हुआ है ना, तो ये पूरा स्फीयर जो इनक्लोज हुआ है, ये स्फीयर का पर चार्ज जो है वो क्यू है और बटा एप्सिलॉन नॉट। विद्यार्थी, चूंकि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है और रेडियल आउटवर्ड है, इसका मतलब है कि उसका जो मान होना चाहिए वो केवल आर के वैल्यू पर डिपेंड करना चाहिए। ओके, क्योंकि स्फेरिकली सिमेट्रिक भी दिख रहा है तो ये थीटा पर तो डिपेंड करेगा नहीं, फाई पर भी डिपेंड नहीं करेगा, स्फेरिकल सिमेट्रिक होगा। तो ई क्या होगा? कांस्टेंट होगा इस सरफेस पर, क्योंकि इस सरफेस पर आर चेंज नहीं हो रहा है, बाहर निकाल देंगे। और डी का जो इंटीग्रेशन होगा वो पूरे इस गॉसियन सरफेस का एरिया हो जाएगा। तो गॉसियन सरफेस का एरिया क्या होगा? 4 पाई। ये देखिए गॉसियन सरफेस है तो इसका रेडियस ये आर हो गया ना, और ये गॉसियन सरफेस का जो रेडियस स्मॉल आर है वो कहाँ से हमने लिया है? सेंटर से लिया है, कैपिटल आर के स्फीयर से। तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसलिए ई बराबर होगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज, जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। और इससे स्पष्ट है कि ये स्फीयर ऐसा व्यवहार करेगा जैसे इसका जो चार्ज है वो उसके सरफेस पर नहीं है बल्कि कहाँ है? सेंटर पर है। ओके, तो कोई भी हैलो स्फीयर, चार्ज हैलो स्फीयर, यूनिफॉर्म चार्ज हैलो स्फीयर ऐसा व्यवहार करता है जैसा उसका टोटल जो चार्ज है उसके सेंटर पर हो और वो पॉइंट चार्ज के तौर पर हो और उसका व्यवहार पॉइंट चार्ज की तरह होता है। ओके विद्यार्थी, थोड़ा सा गौर करते हैं। इसके अंदर अगर हम अंदर जा रहे हैं, इनसाइड हैलो चार्ज स्फीयर के अंदर जा रहे हैं, चलिए भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि अंदर में खाली जगह है तो वहाँ तो आवेश रुकेंगे नहीं, जो हम आवेश देंगे वो सरफेस पर चले आएंगे। तो अंदर में अगर हम कोई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, मान लेते हैं सेंटर सी से या आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है और यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है, तो इस पॉइंट से हमें गॉसियन सरफेस कीजिए। अब देखिए इस गॉसियन सरफेस के द्वारा कोई इंक्लोज चार्ज हो रहा है? कोई चार्ज इंक्लोज हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि सारे जो चार्ज है वो बाहर है सरफेस पर। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब है क्यू इंक्लोज अंदर में कितना हो जाएगा? 0। और अगर आप गॉस का नियम लगाती हैं, ई इनसाइड डी एस सरफेस इंटीग्रेशन बराबर कितना होगा? क्यू इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई इनसाइड डी ए इंटीग्रेशन बराबर 0, इसलिए ई इनसाइड कितना हो जाएगा? 0। ओके, इसका मतलब है कि हैलो चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है? 0 होता है। ओके, कोई दिक्कत? और ये हमने किससे प्राप्त किया? गॉस के नियम से प्राप्त किया। ये इसलिए है क्योंकि इस हैलो स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि सारा चार्ज उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये तो बात सही है, ठीक है। गॉस का हमको लग रहा है कि गलत है, क्योंकि ये सारे जो चार्ज हैं वो अंदर में तो फील्ड आरोपित कर रहे हैं, अंदर में तो फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर फील्ड है क्यों नहीं? ये सवाल उठ रहा है। तो आइए हम थोड़ा सा देखते हैं इसको फिजिकली कैसा होता क्यों है, थोड़ा सा, ताकि हम समझ सके। गॉस के नियम तो हमें पता है, हम गॉस के नियम को बाइबिल कुरान गीता की तरह क्या मान रहे हैं? मान रहे हैं कि भैया ये गलत नहीं है, वेद वाक्य है। चलो भाई, गॉस गलत नहीं है, क्योंकि गलत होते तो बहुत सारे लोग इनको काट चुके होते, मैं कौन होता हूँ काटने वाला। लेकिन थोड़ा सा मेरे दिल में मेरा दिल नहीं मान रहा है कि कैसे ऐसा हो जाएगा। ये चार्ज जो हैं वो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना। आइए देखते हैं, चलिए हॉलो स्फीयर फिर से ले लेते हैं। ओके, चार्ज कितना है? क्यू है। विद्यार्थी, हम यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं सेंटर पर। सबसे पहले सेंटर हम ले लेते हैं, सेंटर पर एक पॉइंट लेते हैं
और इस सेंटर पर हम फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक एरिया एलिमेंट लेते हैं और इस एरिया एलिमेंट पर जो चार्ज है डी क्यू वो है सिग्मा इंटू डी ए। ओके, कितना है? सिग्मा इंटू डी ए। और वैसा ही एक एरिया एलिमेंट हमने यहाँ चुना। ओके, और ये एरिया एलिमेंट भी जो है वहाँ पर चार्ज जो है डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी ए, जहाँ सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी है, और डी ए इस पैच का एरिया है। विद्यार्थी ये दोनों जो पैच हैं, अब देखिए एक दूसरे से इस प्रकार से रिलेटेड है, ठीक है? तो ये जो पैच है ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा। E1 है तो E1 हो जाएगा, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, सेकंड ये 2 है तो सेकंड के द्वारा कितना होगा? E2 होगा। अब देखिए जितना E1 होगा उतना ही क्या होगा? E2 होगा। क्यों? देखिए E1 बराबर होगा, डिस्टेंस कितना है विद्यार्थी? डिस्टेंस r है मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा, और ये चार्ज कितना है? dq, तो सिग्मा इंटू डी ए बटा आर स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ E2 कितना हो जाएगा? E2 बराबर सिग्मा dq के जगह पर कितना होगा? सिग्मा इंटू डी ए क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू डिस्टेंस कितना हो गया? आर स्क्वायर। दोनों एक दूसरे क्या है? विपरीत दिशा में, मैग्नीट्यूड सेम है। इस तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ वाला जो पैच है वो यहाँ वाले पैच को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। यहाँ वाले पैच का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इस वाले पैच का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इसी प्रकार से यहाँ जो चार्ज एलिमेंट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ और इसके कारण यहाँ, और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। लेकिन ये कह रहा है कि सेंटर पर ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ये कैसे होगा? सेंटर पर तो ये साइमेट्रिक है, मतलब सेंटर के चारों तरफ स्फीयर है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन साइमेट्रिक है। लेफ्ट साइड का जो कंपोनेंट है राइट को कैंसिल किया, अप का डाउन को किया, ठीक है, इस साइड का इस साइड को कर दिया। बट अगर हम इसके अंदर एक पॉइंट लेते हैं और वो पॉइंट सेंटर पर नहीं है तब क्या होगा? वो पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं, कॉर्नर पर। ओके, अगर हम इस पॉइंट पर ले रहे हैं, ये पॉइंट को हमने मान लिया, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, करेंगे। ये पॉइंट O है, अगर ये पॉइंट O है और यहाँ एक कोण बन रहा था, ये वाला कोण, ठीक है, ये कोण बन रहा था यहाँ पर। अगर आप इस पॉइंट को इधर खसका रहे हैं, अगर आप इस पॉइंट को इधर खसकाइएगा तो ये क्या होगा? डिस्टेंस तो कम होगा, लेकिन कोण का जो एंगल जो बनेगा वो क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ेगा तो कोण का जो एंगल है वो क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ेगा तो कोण का जो एरिया है वो क्या होगा? घटता चला जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ ठीक है, ओके, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। यहाँ देखिए, थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है। अब ये देखिए सेंटर पर नहीं है, यहाँ किनारे पर है, तो किनारे पर हो गया तो ये कोण अब छोटा सा एरिया बना रहा है, क्योंकि यहाँ था तो इतना बड़ा एरिया बना रहा था। तो अगर यहाँ था इतना बड़ा एरिया बना रहा है और इस कोण को हम लोग और इधर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि पॉइंट वो यहाँ से यहाँ पर आ गया। ओके, तो ये एरिया कितना बनाएगा? छोटा बनाएगा, क्योंकि सॉलिड एंगल को हमको चेंज नहीं करना है, सॉलिड एंगल हमारा वही रहना चाहिए। और यहाँ देखिए, यहाँ बड़ा एरिया आंतरिक हो गया। ओके, अब देखिए तो यहाँ पर क्या है? अब देखिए ये बड़ा एरिया है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, ये छोटा एरिया है तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर D, चूंकि ये पॉइंट 2 था तो dq2 जो है वो सिग्मा इंटू dA2 हो गया, तो एरिया यहाँ बड़ा हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो एरिया है वो हो गया, यहाँ पर जो चार्ज है dq1 सिग्मा इंटू dA1 हो गया। ओके, लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है, सिग्मा और ये एरिया जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? रेडियस का स्क्वायर होता है, तो r1 स्क्वायर हो गया, ये r1 है, और ये क्या हो गया? r2, तो सिग्मा इंटू r2 स्क्वायर लिखेंगे इसको। ओके, अब देखिए विद्यार्थी, ये आपको चार्ज हो गया, ये आपको चार्ज हो गया इन दोनों पॉइंट पर, लेकिन
यहाँ डिस्टेंस क्या हो गया, बड़ा हो गया, और यहाँ डिस्टेंस छोटा हो गया। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ले रहे हैं E2 की जगह पर, तो वो प्रोपोर्शनल होगा 1/r2², और यहाँ ले रहे हैं तो प्रोपोर्शनल होगा 1/r1²। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, या फिर आप यहाँ पर फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो आपको क्या मिलेगा। यहाँ देखिए, एरिया r1² के अनुपात में बढ़ा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एरिया बढ़ने के कारण दूरी बढ़ गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड r1² के अनुपात में क्या हो गया, खत्म, कम हो गया। तो चार्ज का जो इफेक्ट है, चार्ज का इफेक्ट बढ़ा तो फील्ड का इफेक्ट क्या हो गया, घट गया। और उतना ही यहाँ देखिए, चार्ज का इफेक्ट कम हुआ, दूरी कम हो जाने के कारण फील्ड का इफेक्ट क्या हो गया, बढ़ गया। तो जिस अनुपात में चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ पर इंक्लोज हो रहा है, उस अनुपात में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो जा रहा है। और जिस अनुपात में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कम हो रहा है, उसके अनुपात में दूरी कम हो जाने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। और इस कारण क्या होता है कि यहाँ पर भी बिंदु लेने पर, चूंकि ये बिंदु बीच में नहीं है तो स्फेरिकल सिमेट्रिक आपको दिख नहीं रहा है, फिर भी ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। ओके, और इस कारण क्या होता है कि आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमेशा और हमेशा एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। ओके, समझ में आया? नहीं समझ में आएगा तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है? क्योंकि ये अगर आप समझ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत फिजिकली इस चीज़ को समझ गए हैं, ठीक है? तो इससे क्या स्पष्ट निकल रहा है निष्कर्ष कि गॉस का नियम तो करेक्ट है, और उसका फिजिकल मीनिंग भी जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? तो हम थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, ठीक? थोड़ा सा जो मैं आपको बता रहा था वो किसी हॉलो स्फीयर के अंदर, तो किसी सेंटर पॉइंट पर नहीं कि डिफरेंट पॉइंट पर, तो उसको मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप समझ नहीं पाए होंगे, क्योंकि मेरे अंदर का स्टूडेंट ही नहीं समझ पाया। ओके, तो मुझे जब लगता है तो मुझे लगता है कि मुझे क्लियर करना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए पानी में पीने के लिए रुका था, और फिर मैंने थॉट किया कि इसको क्या किया जाए। तो चलिए, ये चार्ज है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, और इस बार मैं पॉइंट O को मैंने सेंटर पर नहीं लेकर यहाँ लिया है। ओके, तो गौर करते हैं, इस पॉइंट O पर इस पैच द्वारा, इस चार्ज एलिमेंट द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, जिसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट किया है E1, और इस एरिया को मैंने माना है dA1, और यहाँ जो चार्ज होगा, इस एरिया पर चार्ज जो होगा वो होगा dQ1 बराबर सिग्मा इंटू dA1, और ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट O का इस चार्ज एलिमेंट से, वो क्या मैंने लिया है, R1 लिया है। अब अगर हम इसी सॉलिड एंगल को कांस्टेंट करते 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 इस सरफेस तक जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि इस पॉइंट O पर इस बार ये इतना बड़ा वाला एरिया एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा। तो ये एरिया एलिमेंट के कारण चार्ज कितना होगा, dQ2 बराबर सिग्मा इंटू dA2, चूंकि सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, यूनिफॉर्म है, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो है E2। ओके, सॉलिड एंगल दोनों का सेम है। अब थोड़ा सा गौर करते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है पॉइंट O पर सरफेस 2 के कारण, और पॉइंट O पर सरफेस 1 के कारण। तो E1 होगा आवेश dQ1 बटा 4πε0 और इंटू R1²। ये हो जाएगा विद्यार्थी dQ1 बराबर सिग्मा इंटू dA1 बटा 4πε0 इंटू R1²। सिग्मा एरिया जो होता है, वो एरिया का मान जो होगा वो हो जाएगा आपको, चूंकि यहाँ एक सॉलिड एंगल बन रहा है, तो सॉलिड एंगल जो होगा वो आपको होता है डी ओमेगा इक्वल टू dA बटा R²। अगर आप फर्स्ट सरफेस के लिए लेते हैं तो dA1 बराबर dA1 बटा R1² बटा डी ओमेगा 1, तो ये हो जाएगा आपको dA1 बराबर dω1 इंटू R1², dω1 इंटू R1² बटा R1² कैंसल आउट बटा 4πε0। ओके, कोई दिक्कत? इसी प्रकार से अगर आप E2 को लिखिएगा तो सेम आपको हो जाएगा सिग्मा dω2। यहाँ कितना सॉलिड एंगल बन रहा है, dω2, यहाँ कितना बन रहा है dω1,
डी ओमेगा 2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर अगर R2 स्क्वायर है तो यहाँ पर भी DA2 के लिए, इस एरिया के लिए DA2 के लिए हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ओमेगा 2 इंटू R2 स्क्वायर कैंसल आउट, ये टर्म बचेगा। अब देखिए थोड़ा सा डायरेक्शन तो आप देख रहे हैं, इस पैच के कारण डायरेक्शन इधर, इस पैच के कारण डायरेक्शन इधर, क्योंकि ये एक ही सॉलिड एंगल से बने हुए हैं, एक ही लाइन है एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये सॉलिड एंगल सेम होंगे, तो इसका मतलब है कि डी ओमेगा 1 और डी ओमेगा 2 क्या होंगे, बराबर होंगे, और इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे, सिग्मा सिग्मा भी कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और ये तभी हो सकता है जब ये दोनों क्या हो, बराबर हो। तो इसका मतलब है कि E1 बराबर क्या है, E2 है, क्योंकि देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिग्मा भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब है ये तभी होगा जब E1 बराबर क्या है, E2 है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉइंट, दोनों पैच के लिए इस पॉइंट O पर क्या होगा, सेम होगा, और विपरीत दिशा में होगा तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो आप ऐसा कोई भी पॉइंट चुन लीजिए, सेम स्ट्रेटजी अप्लाई कीजिए, और इस स्ट्रेटजी से आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान उसके अंदर कहीं पर भी आप जाइए हमेशा कितना होता है, शून्य होता है। ओके, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। समझ में आ गया? तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा सा हम ग्राफ प्लॉट करके दिखा देते हैं आपको सॉलिड हैलो स्फीयर के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वाई अक्ष पर रखते हैं और एक्स अक्ष पर हम डिस्टेंस को रखते हैं। ये है R, अगर आप इस साइड में है, R से कम डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब R लेस देन कैपिटल R इनसाइड स्फीयर के अंदर, और यदि R ग्रेटर देन कैपिटल R है तो आउटसाइड स्फीयर है। विद्यार्थी आप जानते हैं, आपने यहाँ पर प्राप्त किया है कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। तो इनसाइड में आप कहीं पर भी हैं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, और ये एकाएक डिसकंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा इस सरफेस पर, क्योंकि अंदर में कोई फील्ड नहीं है। और यहाँ पर देखिए एकाएक डिस फील्ड जो है वो क्या हो जा रहा है, इमर्ज होना शुरू हो जा रहा है, पैदा हो जा रहा है। तो अगर आप सोर्स चार्ज पर रहते हैं, अगर आप चार्ज, जहाँ चार्ज है किसी सरफेस पर अगर आप हैं और वहाँ चार्ज है, तो वहाँ पर फील्ड एकाएक क्या होता है, वहाँ पर फील्ड डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, एकाएक इंक्रीज करता है उस पॉइंट पर। तो फील्ड क्या होगा, एकाएक इंक्रीज करेगा, और उसके बाद वो होगा पैराबोलिक डिक्रीज करेगा। तो ये इसका ग्राफ है, बहुत सिंपल ग्राफ है। अब देखिए अंदर में फील्ड 0 और उसके बाद बाहर में फील्ड जो होगा वो एक पैराबोलिक डिक्रीज करेगा 1/r² प्रोपोर्शनल, और सरफेस पर फील्ड जो है डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि सरफेस पर ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, और सोर्स जहाँ होता है वहाँ फील्ड डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, और सोर्स के बाहर फील्ड कंटिन्यूअस होता है। ओके, तो कोई दिक्कत उम्मीद है आपको नहीं होगा। अब हम थोड़ा सा इसमें बदलाव करते हैं, और बदलाव करके हम ये पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास जो स्फीयर है सॉलिड हो तब क्या होगा। सॉलिड स्फीयर के कारण, हमने हैलो स्फीयर के कारण पढ़ लिया, हम सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान प्राप्त करते हैं गॉस के नियम को अप्लाई करके। ओके, सॉलिड चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल रहे हैं सॉलिड चार्ज स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड चार्ज स्फीयर। आइए हम सॉलिड चार्ज स्फीयर लेते हैं। सॉलिड चार्ज स्फीयर में हैलो चार्ज स्फीयर की अपेक्षा अंतर यह है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अंदर और बाहर सभी जगह रहता है। ठीक है, तो अगर आप इस पर कोई चार्ज क्यू दे रहे हैं तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो जाएगा, और ये अंदर और बाहर सभी जगह एक समान तौर पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। रेडियस कितना है स्फीयर का, मैंने लिया है r, और सबसे पहले हम इस स्फीयर के बाहर कोई बिंदु लेते हैं आउटसाइड, और वहाँ फील्ड की गणना करते हैं r ग्रेटर देन स्मॉल r डिस्टेंस पर हमने पॉइंट P लिया है। अब इस पॉइंट P पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमको सबसे पहले क्या करना है, गॉस का नियम अप्लाई करना है। तो हम P से होता हुआ एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस खींच लेते हैं जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल r है,
और इनक्लोज चार्ज कितना है, इसके अंदर क्यू है। तो बस कुछ नहीं करना है, गॉस के नियम से E डॉट डी ए, चूँकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैंने बताया है क्यों वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, वो रेडियल आउटवर्ड होंगे। चूँकि मैंने यहाँ पर फील्ड लाइन खींच दिया है, ये अच्छी बात नहीं है, इसके अंदर थोड़ा सा फील्ड जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। तो मैंने ऐसे खींच दिया है, तो इसको आप समझिएगा कि फील्ड है, अंदर में फील्ड है, लेकिन इस प्रकार से नहीं है कि एकदम यूनिफॉर्म नहीं है। उसको आप देखिएगा कि वो अलग फंक्शन से, उसका अलग फंक्शन पर डिपेंड करेगा। ई डॉट डी ए सरफेस इंटीग्रेशन बराबर क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस पर ई का मान क्या है, यूनिफॉर्म है, तो ई बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन एरिया का इंटीग्रेशन पूरे एरिया के लिए, क्योंकि गॉसियन एरिया को आपको लेना है गॉसियन सरफेस के लिए, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसलिए ई आउटसाइड फॉर सॉलिड स्फीयर इक्वल टू क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। देखिए तो लग रहा है कि जैसे हेलो स्फीयर ही है या फिर पॉइंट चार्ज है। तो सॉलिड स्फीयर भी अपने बाहर ऐसा व्यवहार करता है जैसे वो पॉइंट चार्ज है और उसका टोटल चार्ज सेंटर पर क्या है, कॉन्सेंट्रेट है, पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करता है। तो बड़ा इजी है, सिंपल है, बट अंदर में जब हम जाते हैं तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा अंदर जा रहे हैं और इस कॉम्प्लिकेशन को हम समझ रहे हैं, ओके। ठीक है, तो चलिए हम स्फीयर के अंदर चल रहे हैं, इनसाइड स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। देखिए यहां पर अंतर है, पहले क्या था, हेलो स्फीयर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन केवल सरफेस पर था, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर नहीं है बल्कि सरफेस के अंदर भी है, ठीक है। और यूनिफॉर्म हमने ले लिया है, कॉम्प्लिकेटेड मैं प्रॉब्लम को नहीं बना रहा हूं। और ये हो गया सेंटर ओ, और आप इस सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है और उस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान प्राप्त करना है। तो यहाँ से आपने क्या खींच लिया, एक गॉसियन सरफेस खींच लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड होंगे। इसका कारण हम जानते हैं, क्योंकि अगर रेडियली आउटवर्ड नहीं होंगे तो वो कर्ल करने लगेंगे सरफेस पर, और इसके कारण वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड नहीं हो पाएंगे। तो इनको कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड रहने के लिए मस्ट भी सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इस पॉइंट के भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ आपने छोटा सा एक एरिया एलिमेंट चुना है जिसको मैंने डिनोट किया है डी ए, और इस एरिया एलिमेंट जो है वो इस गॉसियन सरफेस का एरिया है, और उस सरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉल आर, ठीक है। पूरे स्फीयर, पूरे चार्ज स्फीयर का रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। तो विद्यार्थी थोड़ा सा गौर करते हैं, हम जब गॉस का नियम अप्लाई करते हैं तो गॉस का नियम कहता है कि फ्लक्स ई डॉट डी ए बराबर क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अर्थात गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्ज को ही हम कैलकुलेशन में शामिल करते हैं। गॉसियन सरफेस के बाहर का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई योगदान नहीं देता है। तो इसका मतलब ये बाहर वाले चार्ज का कोई योगदान नहीं होगा, केवल किस चार्ज का योगदान होगा, जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। अब गॉसियन सरफेस के अंदर वाले चार्ज का मान हमको निकालना है। हम तो जानते हैं कुल चार्ज क्यू कितना है, लेकिन अगर ये सिस्टम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने आपको बताया कि गॉस का जो नियम होता है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सही है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सही नहीं होता है। और साथ ही बॉडी की जो ज्योमेट्री होनी चाहिए वो भी ऐसे ही होनी चाहिए कि उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्म हो और फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म। तो चलिए, अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो इस चार्ज की जो डेंसिटी, इस स्फीयर की जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा बराबर होगी चूंकि नहीं रो होगी, क्योंकि 3 डायमेंशन स्पेस में है ना। हेलो स्फीयर 2 डायमेंशन में था, केवल इसके छिलके पर आवेश वितरित थे। यहाँ तो पूरे 3 डायमेंशन स्पेस में पूरे बॉडी में वितरित हैं। तो हम चार्ज डेंसिटी क्या लेंगे, रो लेंगे। चार्ज डेंसिटी रो बराबर क्यू बटा वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। ये हो गया आपको डेंसिटी। अब ये डेंसिटी होगी पूरे स्फीयर के लिए, तो हमको केवल यही ना चार्ज निकालना है जी, इस इनक्लोज सरफेस के लिए चार्ज निकालना है। तो हमको क्यू इनक्लोज यदि हम करते हैं तो हम डेंसिटी का मल्टीप्लाई करते हैं इस इनक्लोज वॉल्यूम से। इनक्लोज वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, क्योंकि ये रेडियस कितना है स्मॉल आर क्यू, क्योंकि डिस्टेंस हमने स्मॉल आर लिया है और उसका हमने गॉसियन सरफेस खींचा है।
क्यू इनक्लोज बराबर क्यू रो इंटू 4/ε0 आर क्यू, इसका मान रख देते हैं रो का, क्यू बटा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। 4 पाई कैंसल आउट हो गया और ये हो जाएगा क्यू बटा कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू। ओके, काम हो गया, काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैं अपने काम को कंप्लीट कर लिया हूँ, अब बस कुछ करना नहीं है, गॉस के नियम को अप्लाई कर देना है। गॉस के नियम से ये डॉट डी है, क्योंकि इनसाइड में है तो हम इनसाइड ले लेते हैं, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई इनसाइड बाहर, चूंकि वो रेडियल आउटवर्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है, और डी ए का इंटीग्रेशन इक्वल टू सर्किल इंटीग्रेशन पूरे सरफेस के लिए, और क्यू इनक्लोज हो जाएगा कैपिटल क्यू आर क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू, और पहले से एप्सिलॉन नॉट है। ई इनसाइड ये कितना हो जाएगा, इस सरफेस का एरिया आपको कह रहा है, जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया, और वो है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस स्मॉल आर है, बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर क्यू कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू, पूरा कैंसल आउट, आर बचेगा यहाँ पर। ई इनसाइड इक्वल टू क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर। ओके, दिख रहा है? अब इंक भरेंगे नहीं अभी। ई इनसाइड बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर। अब देखिए इसमें ये जो क्वांटिटी जो मैंने कोष्ट में रखी है ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और कैपिटल आर जो है वो रेडियस है इस स्फीयर का, वो भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि ई जो इनसाइड है अंदर में वो प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। ओके, कोई दिक्कत? अब यहां पर देखिए इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, यदि आप सेंटर पर जाते हैं, एट सेंटर, आर बराबर कितना हो 0, और यहाँ 0 पुट करेंगे तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा। इसका मतलब है इस यूनिफॉर्म चार्ज सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। अगर आप सेंटर से थोड़ा सा इधर जा रहे हैं, मान लेते हैं आप यहाँ पर हैं, तो स्मॉल आर का मान 0 नहीं है, और चूंकि ये कोस्ट वाली क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, तो अगर स्मॉल आर 0 नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। जबकि हैलो स्फीयर में क्या होता था, कहीं पर भी आप होते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, 0 होता था अंदर में, लेकिन यहाँ पर केवल सेंटर पर 0 होगा। ओके, सभी जगह 0 नहीं होगा। तो स्पष्ट है कि केवल सेंटर पर 0 होगा और बाकी अन्य जगहों पर 0 नहीं होगा, बल्कि वो लीनियरली क्या होगा, इंक्रीज करेगा। देखिए ई इनसाइड प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर है। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि सॉलिड स्फीयर के लिए सॉलिड स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का व्यवहार डिस्टेंस की अपेक्षा डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में किस प्रकार होता है। ये ई है और ये क्या है, आर है। ये है सरफेस के लिए, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर पर हम सरफेस पर पहुंच जाएंगे। सेंटर पर कितना है, 0 है ना, स्मॉल आर बराबर 0 के लिए फील्ड 0 होगा, और उसके बाद क्या होगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा। आर बढ़ेगा तो फील्ड क्या होगा, लीनियरली इंक्रीज करेगा, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। सरफेस पर इसका मान मैक्सिमम होगा, और उसके बाद बाहर में कैसा होगा, बाहर में मैंने निकाला है ना, हाँ यहाँ आउटसाइड, बाहर में ये कैसा होगा, पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोपोर्शनल टू R और E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सॉलिड स्फीयर के अंदर सेंटर से आगे जाने पर, सेंटर से सरफेस की ओर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिनियरली बढ़ता है, और सरफेस से बाहर जाने पर ये पैराबोलिक क्या होता है, घटता है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इस ग्राफ को आपने समझ लिया। कितने देर का वीडियो बन गया, 48 मिनट, 48 मिनट्स। ओके, तो थोड़ा मैं टायर्ड भी हो चुका हूँ, अब रात भी हो गई है, रात में वीडियो बन रहा है, तो एक काम करते हैं कि 48 मिनट का वीडियो हो गया है, यही ना। तो आगे का जो टॉपिक है वो फिर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, तो हम इस टॉपिक को कल करते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। तो आप देखिए और आगे और कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा। थैंक यू।